हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा, अपन कार्बोनाइल कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे यूनिट 12 का अपने बुक की। तो अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो एल्डेहाइड कीटोन सब उनके बारे में सारा डिटेल डिस्कस हो गया था। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था अपना नेक्स्ट टॉपिक कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता दिया था, उनका जो कॉमन नोमेनक्लेचर था, साधारण नामकरण था, वो भी अपन ने क्या कर लिया था बेटा, डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा IUPAC नेम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का क्या बेटा, IUPAC नामकरण। तो देखो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नामकरण। देखो बेटा मैंने आपको IUPAC नामकरण एल्डिहाइड कीटोनों में भी पढ़ाया, आपको एल्कोहल फिनोल ईथर में भी पढ़ाया, आपको जो फर्स्टली डिस्कस किया था क्या नाम है एल्किल हैलाइड उसमें भी डिस्कस किया। उसी अकॉर्डिंग बेटा इनका भी IUPAC नाम लिखते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार इससे क्या हो जाता है बेटा, आपके सीधा ही क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, सीधा ही क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो देखिए बेटा इनका IUPAC नाम लिखेंगे तो देखिए सबसे पहला एसिड CHCHO HCOOH CH3 COOH CH3 CH2 COOH। क्लियर है बेटा। देखो बेटा मैं आपको फिर से बताऊं कि जब भी किसी यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हैं बेटा कार्बनिक यौगिक का, तो क्या करते हैं बेटा, आप सर्वप्रथम एक सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। आप सर्वप्रथम एक सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और फिर उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी सभी सम्मिलित हो जाए। मतलब पहला काम होता है अपना कार्बन श्रृंखला का चयन करना और ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना जिसमें क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी सभी उपस्थित हो जाए। इसके बाद अपन देखते हैं बेटा उसका नामांकन करना, उस कार्बन श्रृंखला का नामांकन मतलब नंबरिंग करना। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। यदि आपके पास क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी तीनों है तो सबसे कम अंक आप देंगे किसको बेटा, क्रियात्मक समूह को, फिर बहुबंध को, फिर प्रतिस्थापी को। बहुबंध में भी अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा अब इसमें अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो अपने पास ये एक कार्बन की कार्बन श्रृंखला है, एक कार्बन की कार्बन श्रृंखला है। अगर अपन बात करते हैं तो एक कार्बन को कहते हैं अपन मेन और इसका लगता है अनुलग्न। क्रियात्मक समूह का क्या लगेगा बेटा, अनुलग्न। तो इसे क्या कहेंगे बेटा, मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा बेटा ये मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। साधारण नाम क्या था बेटा इसका, फॉर्मिक अम्ल। साधारण नाम इसका फॉर्मिक अम्ल। अब यहां देखेंगे तो कितने कार्बन, दो कार्बन, नंबरिंग 1 2, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी है साफ दिख रहा है तो जरूरत ही नहीं है। तो इसका क्या लिखेंगे बेटा, 1 और 2, 2 को कहेंगे आप एथेन, तो कोई कम तो क्या हो गया बेटा एथेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे बेटा इसे आप कहेंगे बेटा एथेनोइक अम्ल। इसके बाद आपके पास थर्ड कंपाउंड ये देखो बेटा, तो इसका लिखेंगे 1 2 3। 1 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो 3 को प्रोपेन और ये क्या हो गया वही कम, तो प्रोपेनोइक अम्ल। या फिर आप इसको कह सकते हो बेटा मेथेनोइक एसिड या एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड इसमें जुड़ गया तो प्रोपेनोइक एसिड आपके पास इसका क्या हो गया बेटा IUPAC नाम। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हो जैसे एक आपको एक कंपाउंड दिया COOH, तो देखिए बेटा इसका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो वो कार्बन श्रृंखला का चयन। अब क्रियात्मक समूह और बहुबंध दोनों है तो नंबरिंग किधर से, क्रियात्मक समूह से 1 2 3 और 4। क्रियात्मक
और एक क्या है 1 ओइक, 1 क्या हो गया बेटा ओइक, 1 क्या हो गया ब्यूटीन 1 ओइक एसिड। अब देखो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आया तो सर है कि इसका यूपीएससी नाम लिखिए, इसका यूपीएससी नाम लिखिए। तो देखिए बेटा अब आपके पास आप देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह COOH और OH है। अब कार्बन श्रृंखला वो लेंगे जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा शामिल हो जाए। अब नंबरिंग देखो बेटा इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से करेंगे तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह को नंबर क्या मिलेगा कम, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब 3 पे आपके पास क्रियात्मक समूह है। अब ये जो क्रियात्मक समूह है, जब दो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो बता रखा है कि वरीयता सारणी का उपयोग करना पड़ेगा। और जो वरीयता सारणी में पहले आता है उससे अपन मुख्य और दूसरे को क्या लेते हैं बेटा प्रतिस्थापी की तरह काम में लेते हैं। तो यहाँ ये प्रतिस्थापी की तरह काम में आएगा तो प्रतिस्थापी का फॉर्मूला जो लगता है 3 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन 5 कार्बन और ओइक अम्ल पेंटेनोइक अम्ल या पेंटेन 1 ओइक एसिड या पेंटेनोइक अम्ल। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा मैंने आपको एक जब साधारण नामकरण पढ़ा रहा था तो एक इजी ट्रिक बताई थी ओम्स स्केल के नाम से, ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सिनिक ग्लूटामिक ये एसिड वो बताई थी आपको। तो उसमें क्या होता है आपके बोर्ड में क्या दे देता है वो सीधा यूं कह देता है, जैसे इसी साल क्वेश्चन आया 2014 मेलोनिक एसिड का यूपीएससी नाम पूछा उसने सीधा ही पूछ लिया आपसे, क्लियर है बेटा? तो उसका यूं कह देता है कि उसका यूपीएससी नाम लिखो। तो आपको पहले तो उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, फिर उसका यूपीएससी नाम लिखेंगे कैसे, इसी तरीके से लिखेंगे। तो देखो बेटा जैसे ऑक्जेलिक का लिखा तो ऑक्जेलिक ये हो गया आपके पास COOH, ये क्या हो गया ऑक्जेलिक एसिड। तो क्या करेंगे सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का ये कार्बन श्रृंखला 1 और 2 है नहीं बेटा, कितने कार्बन 2 कार्बन एथेन, क्लियर एथेन है। तो 1 और 2 पे क्या है क्रियात्मक समूह ओइक अम्ल, तो क्या कहेंगे एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल या फिर एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल, क्लियर है। अब ये आपके पास क्या हो गया ऑक्जेलिक एसिड का यूपीएससी नाम हुआ कि हुआ, इसी के आगे आप ओम्स के ऑक्जेलिक मेलोनिक, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा ये अगर आपने इसका लिखेंगे यूपीएससी नाम तो क्या हो गया 1 2 और 3, ये कार्बन श्रृंखला आ गई 3 की 1 2 3, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा आपके पास प्रोपेन 1 2 डाई ओइक हम वो आ गई है, इसका यूपीएससी नाम हो गया प्रोपेन 1 2 डाई ओइक अम्ल ऑक्जेलिक ये मेलोनिक। अब देखो ये सक्सिनिक अम्ल का नाम हमने CH2 एक कार्बन बढ़ाएंगे आपके पास वो आ जाएगा COOH और COOH, क्लियर है। ये आपके पास कार्बोक्सिल अम्ल समूह आ गया COOH, क्लियर है। तो अब देखिए बेटा ये कार्बन श्रृंखला मुख्य किधर से भी नंबर 2 1 4 में 1 2 3 और 4 एक 4 ही नंबर मिलेगा दोनों को। तो क्या हो गया बेटा कितने हो गए 4 का मतलब ब्यूटेन और क्या हो गया बेटा 1 4 ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक अम्ल, ये इसका यूपीएससी नाम हो गया, क्लियर बेटा। ऐसे ही देखो एडीपी एसिड का देखिए अगर अपन बात तो एडीपी एसिड में क्या हो गया CH3 यहां क्या होता है COOH, तो यहां भी क्या होता है COOH, ये होता है नहीं होता है ये। तो इसमें क्या हो गया बेटा एक तो ये कितना आ गया 6 बार में और 4 कार्बन बीच के आगे कार्बन श्रृंखला 6 की होती है। तो देखिए बेटा इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया हेक्सेन 1 6 डाई ओइक अम्ल, हेक्सेन 1 6 डाई ओइक अम्ल, हेक्सेन 1 6 डाई ओइक अम्ल। ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया बेटा एडीपी एसिड का आईयूपीएसी नामकरण। तो इस प्रकार से बेटा आप कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या करेंगे बेटा नामकरण करेंगे, उनका क्या करेंगे बेटा आईयूपीएसी
पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहला इसमें अपन पढ़ेंगे एल्किल नाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा। एल्किल नाइट्राइल मतलब साइनाइड। एल्किल नाइट्राइलों के जल अपघटन के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। देखिए बेटा, एल्किल नाइट्राइल आपके पास क्या होता है, RCN। क्या किसे कहते हैं बेटा, साइनाइड को क्या कहते हैं आप, एल्किल नाइट्राइल। नाइट्राइल को IPC में कहते हैं। RCN इसका जब जल अपघटन करवाते हैं अम्लीय या क्षारीय माध्यम में H2O, क्लियर। तो इसका जल अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है बेटा, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, इधर टूटता है OH, इधर क्या जुड़ेगा बेटा, H, क्लियर। फिर O टूटेगा तो OH और H, तो ये जुड़ा आपके पास क्या बना बेटा, यहां से RCOH OH और यहां क्या जुड़ गया बेटा, NH। यही हुआ, जल अपघटन करवाया मैंने इसका। और इसका देखो बेटा, आपको पता है कि जब एक कार्बन पर 2 OH समूह तो क्या निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा, H2। इज दैट क्लियर। तो आपके पास क्या बना बेटा, आपके पास बना एमाइड, एमाइड बना, क्लियर, एल्किल एमाइड बना। अब इसका आगे और जल अपघटन करवा दो आप, एमाइड का H+H2, इज दैट क्लियर। तो ये क्या हुआ बेटा, OH और ये क्या, H। तो क्या बना आपके पास, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, प्लस NH3, अमोनिया क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप यहां पे इसके 2 2H2O लेंगे, फिर इसके बाद आगे और जल अपघटन करवाएंगे, तो ये कंप्लीट आपके पास क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। अब अगर अपन बात करते हैं कि साइनाइड का निर्माण कैसे करेंगे, तो साइनाइड का निर्माण आपको पता है RX की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, KCN से। चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया बेटा मैंने आपको, तो इससे KCN से करवाते हैं तो RCN बन जाता है, प्लस KX क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है। अब देखो मैं एक रिएक्शन लेके आपको बता रहा हूं, CH3Cl, एथेन नाइट्राइल ले लिया, क्लियर बेटा, प्लस इसका जल अपघटन करवाएंगे H+2H2O, जल अपघटन करवाया तो देखो तोड़ो इसको, OH और ये किधर जुड़ गया बेटा, H, फिर OH और क्या जुड़ गया बेटा, H। तो वही क्या बनेगा आपके पास, CH3 COH OH और NH2। यहां से क्या निकलेगा, जल बाहर निकल जाएगा, और जल बाहर जैसे ही निकला तो क्या बनेगा, एमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अब इसका क्या करेंगे आप, NH2 का आगे जल अपघटन करवा देंगे, H+H2। इसका अगर आप आगे जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से टूटेगा ये OH और ये क्या हो गया H। तो आपके पास क्या बना, CH3 COOH प्लस NH3, मतलब किसका निर्माण हो गया बेटा, एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल का क्या हो गया बेटा आपके पास निर्माण। तो इस प्रकार से आप एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइलों के जल अपघटनों के द्वारा किसका निर्माण कर सकते हैं बेटा, आप निर्माण कर सकते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों का। दूसरी जो मैंने आपको पढ़ा थी, अल्कोहल और या एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरणों द्वारा। अल्कोहल व एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा, ये अपन ने पढ़ लिया बेटा। जब एल्डिहाइड और कीटोनों की रिएक्शन और अल्कोहल की जो रिएक्शन पढ़ी थी उनमें अपन ने इनको सबको डिस्कस कर लिया था। आपने पढ़ा था बेटा कि जब प्राथमिक अल्कोहलों की रिएक्शन आप किससे कराते थे बेटा, K2Cr2O से और क्या KMnO4। प्राथमिक अल्कोहलों की रिएक्शन करवाते थे, KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये ऑक्सीकरण करेगा, ये क्या करेगा बेटा, इसको ऑक्सीकरण करेगा, यहां से H यहां से H -H2 और ये कन्वर्ट कर देगा क्या, CH3CO CH3CH2। ये क्या बन गया बेटा, एस्टेडिएट बन गया। ये आपके पास क्या है बेटा, ये अल्कोहल है, तो यहां क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड। अब देखिए बेटा, एल्डिहाइड और क्या प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये एल्डिहाइड का भी क्या कर देगा बेटा, आगे ऑक्सीकरण कर देगा। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके पास क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का एक निर्माण की है कि इसके द्वारा जो ऑक्सीकरण, या फिर आप सीधे एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करवाएंगे, ऑक्सीकरण ये K2Cr2O से ले लिया आपने, तो क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक
एसिड क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन आपको पता है आगे ऑक्सीकरण होते नहीं है, तो ये दूसरा मेथड आपकी एल्डिहाइड और एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड 1,1 ट्राइक्लोरो या ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन हुआ। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन हुआ। जल अपघटन ठीक है बेटा, ट्राई हेलोजन जो व्युत्पन्न होते हैं उनके जल अपघटन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे CH Cl और ये Cl क्लियर है। क्लोरोफॉर्म ले लिया, इसका जल अपघटन करवाएंगे आप, 3KOH ले लिया, क्या ले लिया 3KOH ले लिया, क्लियर। तो क्या होगा बेटा, यहां से ये टूटेगा KOH OH और ये क्या हो गया K, तो यहां से -3KCl तो क्या हो गया बेटा, बाहर हो गया, 3KCl तो बाहर हो गया। CH पे कितने OH समूह 3 लग गए, नहीं लग गए बेटा, तो 1 पे 2 हो जाएंगे, इस साइड पे यहां 3 है तो क्या निकल जाएगा, जल बाहर निकल गया। तो जल बाहर निकल के क्या बना HCOH और एसिड का निर्माण हुआ। यहां ब्रोमीक अम्ल का क्या हो गया बेटा, निर्माण। तो ये आपके पास तीसरी विधि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन के द्वारा, ये ट्राई हेलोजन का जल अपघटन अपन ने पढ़ रखा था बेटा चैप्टर नंबर 10 के अंदर, 10 में अपन ने पढ़ लिया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट फोर्थ मेथड देखिए और इंपॉर्टेंट भी है, ग्रिग्नार्ड विकर्मक द्वारा। किसके द्वारा बेटा, ग्रिग्नार्ड विकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड विकर्मक द्वारा। कि ग्रिग्नार्ड विकर्मक के द्वारा आप कैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, ग्रिग्नार्ड विकर्मक द्वारा देखिए बाय ग्रिग्नार्ड ये है। तो देखो बेटा जब ग्रिग्नार्ड विकर्मक क्या होता है, फेमस ग्रिग्नार्ड RMDX को क्या कहते हैं बेटा, आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करवाते हैं आप इससे बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O। देखिए बेटा आपको पता है इसमें ये डेल माइनस होता है, डेल प्लस होता है, ये क्या होता है डेल माइनस। CO2 से अगर अपन बात करेंगे तो ये यहां की तरफ खिसकेंगे ऑक्सीजन के दृढ़ता के कारण, तो यहां क्या आएगा बेटा डेल प्लस, यहां क्या जाएगा बेटा डेल माइनस, क्या जाएगा बेटा डेल प्लस और यहां क्या जाएगा बेटा डेल माइनस। तो ये R जो है माइनस वाला कहां जुड़ेगा बेटा, यहां पे आके जुड़ेगा, आगे जुड़ेगा, और ये कहां जुड़ेगा बेटा, ये यहां जुड़ेगा। तो देखिए बेटा इसमें ये यहां जुड़ा इसके, तो क्या हुआ आपके पास ये C डबल बॉन्ड सॉरी C, ये R इसके साथ जुड़ गया, डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन इधर है OMgX, ये हो गया क्लियर। ये मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट जो युवा उत्पाद की रिएक्शन है उसमें ये बड़ा। फिर इसके बाद में इसका क्या करवा देते हैं बेटा, जल अपघटन H+H2। जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो यहां से टूटेगा H और OH, तो क्या बना आपके पास बेटा C डबल बॉन्ड OH प्लस Mg, एक तरफ X जुड़ा हुआ है एक तरफ H OH, तो आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। मोस्ट फेमस एग्जांपल है, मोस्ट फेमस ये आपके पास मेथड है, इंपॉर्टेंट वीडियो से आती है, काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसका आपके बोर्ड में कि CO2 की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड विकर्मक से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, या ग्रिग्नार्ड विकर्मक से कैसे आप कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट CH जल्दी क्यों बेटा, इसमें क्या आ जाता है, जिस ग्रिग्नार्ड विकर्मक में कार्बन की संख्या जितनी रहती है CO2 से रिएक्शन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में ग्रिग्नार्ड विकर्मक की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है बेटा, कार्बन श्रृंखला बढ़ जाती है। क्योंकि ग्रिग्नार्ड विकर्मक कार्बन श्रृंखला बढ़ाने का काम में आती है रिएक्शन इसकी। देखो बेटा CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन CO2 से करवाएंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड से C डबल बॉन्ड O, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये यहां से जाएगा तो ये डेल प्लस और ये क्या हो गया डेल माइनस, तो ये माइनस वाला इस प्लस पे जाएगा और ये प्लस वाला कहां जाएगा बेटा, इस माइनस पे जाएगा। तो क्या बना आपके पास,
एसिडिक अम्ल का निर्माण हो गया, प्लस आगे जो बचा हुआ साइड प्रोडक्ट है इसका वो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप विन्यास विनिर्माण के द्वारा भी क्या कर सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर सकते हैं जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा। अब आपको पता है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, अम्ल के अम्ल डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, वो होते हैं बेटा कितने, चार होते हैं। कौन कौन से, एक एस्टर, मैंने काफी बार आपको पहले भी बताया, लेकिन फिर और बताऊंगा, इनका थोड़ा और भी डिटेल बताएंगे आपको कि एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव मतलब उसी से बने हुए उत्पाद या उसी से बने हुए जो इसके व्युत्पन्न है, मतलब जो इससे बने हुए कंपाउंड्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब एसिड डेरिवेटिव्स आपके चार होते हैं बेटा, एक तो एसिड एनाहाइड्राइड होता है, एक एसिड एस्टर होता है, एक एसिड एमाइड होता है और एक एसिड हैलाइड होता है। इस प्रकार से ये चार, एस्टर को तो एनाहाइड्राइड एस्टर के बारे में तो आपने काफी पढ़ा है, हैलाइड के बारे में भी पढ़ा है, जो आपके पास अगर बड़ी रोजन मूल में उसमें पढ़ाया था एसिड हैलाइड के द्वारा रिएक्शन की। तो देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा कैसे आप कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। तो देखो पहला देखो इसमें, अभी मैंने सबसे पहले वही बताऊंगा जो मैंने पढ़ाई, एमाइडों के जल अपघटन द्वारा, एमाइडों के जल अपघटन द्वारा, अपघटन द्वारा पढ़ाया अभी एमाइडों को आपको मैंने जब साइनाइड वाला बताया था। तो देखो बेटा इसमें सीधा है RCONH, ये क्या है एमाइड RCONH2, इसकी जल अपघटन करवाएंगे H2, तो ये OH तो ये क्या हो गया बेटा H, तो क्या बन गया आपके पास RCOOH प्लस NH, ये बेटा। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हुआ। दूसरा देखो बेटा, दूसरा अगर आप बात करेंगे तो दूसरा देखिए, दूसरा है आपके पास एसिड एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। देखिए बेटा एस्टरों के जल अपघटन की अगर हम बात करते हैं कि एस्टरों के जल अपघटन द्वारा कैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होगा, तो देखिए CH3COOCH3, ये क्या है बेटा आपके पास, ये आपके पास एस्टर, क्या है बेटा एस्टर। जब इसका जल अपघटन करवाएंगे, क्या करवाएंगे बेटा, जल अपघटन करवाएंगे H2, तो क्या होगा बेटा, यहां से छूटेगा, इधर वो है तो इधर क्या H। तो एक तो आपके पास एल्कोहल बना हो, एक क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। आपको पता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की रिएक्शन होती है तो एस्टर बनता है। उसी प्रकार इन दोनों को तोड़ेंगे, इनमें जल मिलाएंगे तो क्या होगा बेटा, इन दोनों का निर्माण होगा। तो एस्टरों के जल अपघटन द्वारा भी क्या हो रहा है बेटा, आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो रहा है। थर्ड देखिए बेटा, तीसरा इसमें है एसिड एनाहाइड्राइड का। तीसरा अगर हम बात करें एसिड एनहाइड्राइडो, एसिड एनाहाइड्राइडो द्वारा। देखिए बेटा एसिड एनाहाइड्राइड द्वारा आप कैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण करते हैं। तो देखिए बेटा इसमें एसिड एनाहाइड्राइड द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कैसे करेंगे वो देखिए आप, CH3CO अगर अपन बात करते हैं, ये बेटा CH3CO ये अगर अपन बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है उसके दो अणुओं में से जब जल निकाल देते हैं तो एनहाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब जल होता है, एन मतलब पानी नहीं हो, जिसमें एनहाइड्राइड
गठन करवाएंगे तो बेटा यहां से पूछेगा ये, तो H और क्या हो गया OH, तो आपके पास क्या बनेगा 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड के होंगे here CH3COOH। अब इसमें से अगर अपन बात करेंगे तो बेटा थोड़ा सा आपको बताऊं मैं इसके बारे में कि जब आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु है OH CH3COOH, क्लियर। तो इनमें से अगर अपन जल निकालूंगा मैं, इसमें से जल निकालूंगा -H2O, तो देखो क्या बनेगा H2O निकला तो क्या बना आपके पास ये एसिड है, हाइड्राइड बना आपने। तो एसिड में से जब पानी निकालोगे तो क्या बनेगा एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड में जब पानी डाल दोगे तो क्या बनेगा बेटा आपके पास एसिड बनेगा, नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा चौथा, एसिड हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, एसिड हैलाइडों, एसिड हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, एसिड हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। देखिए बेटा एसिड हैलाइडों के जल अपघटन के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें आपने एसिड हैलाइड ले लिया CH3COCl, एथेनॉइल क्लोराइड ले लिया CH3, हैलाइड का मतलब कोई हेलोजन अटैच होगा। तो अब इसका जल अपघटन करवाएंगे H+H2, तो जब इसने आपने इसका जल अपघटन करवाया तो इधर OH, इधर क्या बनेगा H, तो क्या बनेगा CH3COOH प्लस HCl, क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हो गया। तो आपने पढ़ा यहाँ पे निर्णायक विकल्पों के द्वारा कैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण किया मैंने, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों के द्वारा, और व्युत्पन्न कौन-कौन से होते हैं बेटा एमाइड होता है आपका, एस्टर, एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड। तो इनके द्वारा भी क्या कर सकते हैं बेटा, इनके द्वारा भी आप कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब एसिड हैलाइडों का जल अपघटन होने पर आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। तो ये थी आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां। अब अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस। अब देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, भौतिक गुणधर्म कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल C1 से C10 मतलब कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 10 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन कुछ फिर इससे ज्यादा संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं मोम जैसे ठोस होते हैं। इनकी जो गंध होती है वो कैसी होती है बेटा तीक्ष्ण गंध होती है। फिर जैसे कार्बन संख्या बढ़ती है तो उसमें बटर जैसी जो अपन मक्खन आता है वैसी गंध आने लग जाती मिलेगा। देखो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में मिले होते हैं, बट कितने होते हैं कार्बन संख्या 1 से लेकर 4 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में मिले होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ क्या बना लेते हैं बेटा अंतरअणु हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या कर लेते हैं बेटा फॉर्मेशन कर लेते हैं उनके अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु तो क्या करते हैं जल में मिलेगा। लेकिन 1 से ज्यादा 4 कार्बन तक ही, क्योंकि फिर कार्बन संख्या जैसे बढ़ती है आपको पता है तो जल विरागी भाग बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा जल विरागी भाग बढ़ता है, मतलब जल से ग्रहण करने वाला भाग क्या होता है बेटा बढ़ता है, जिससे उनकी जल में क्या होती है बेटा विलेयता कम होने जल पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक जो एसिड होते हैं वो आंशिक रूप से विलय होते हैं, फिर इसके बाद वाले जल में विलय नहीं होते। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो कार्बनिक विलायकों जैसे एसीटोन है, एथेनॉल है, आपके कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें क्या होते हैं बेटा पूर्ण रूप से क्या होते हैं बेटा विलय होते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं बेटा विलय होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब इंपॉर्टेंट है इसका ये क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट मतलब जल का उबलना। तो आपको पता है मैं आपको बता दूं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अपने समान अनुभाग वाले एल्डिहाइड, कीटोनों, एल्कोनो, एल्किल, हैलाइडो, ईथर सबसे क्या होते हैं बेटा ज्यादा होते हैं। जितने भी कंपाउंड अभी तक आपने पढ़ लिए मैंने पढ़ा दिया उसमें सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होंगे वो किसके होंगे बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों के होंगे। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों होंगे। देखो बेटा इसमें जो होंगे समान अनुपात वाले
के क्वथनांक समान अनुपात वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अनुपात कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वथनांक समान अनुपात वाले एल्कोहल ईथर एल्डिहाइड कीटोन तथा एल्किल हैलाइडो से ज्यादा होते हैं, एल्किल हैलाइडो से ज्यादा होते हैं। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वथनांक समान अनुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अनुभार वाले एल्कोहल, सुनना फिर से, एल्कोहल ईथर एल्डिहाइड कीटोन तथा एल्किल हैलाइडो से क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। इनका ज्यादा होने का कारण क्या है बेटा, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अणु है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH CH3 C OH और C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु हैं बेटा। तो क्या होता है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध का क्या कर लेते हैं बेटा, निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये दो अणु एक जगह इकट्ठे हो गए, द्विलक। इसे क्या कहते हैं, डाइमर का निर्माण कर लेते हैं, द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। और द्विलक का निर्माण करने से क्या होता है, ये ठोस और तरल अवस्था में ही नहीं वरन ये गैस अवस्था में भी इसके अणु क्या होते हैं बेटा, संगुणित रहते हैं। और संगुणित कई बार पूछ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु ठोस और द्रव के साथ साथ गैसीय अवस्था वाष्प अवस्था में भी संगुणित रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं बेटा, ये द्विलक का निर्माण, अंतरणु का हाइड्रोजन बनती है। तो क्या होगा बेटा, अंतरणु का हाइड्रोजन बन दो बना तो क्या बनेगा, इसको द्विलक अंतरणु हाइड्रोजन बन, अंतरणु H1 हाइड्रोजन बन बना। तो इससे क्या बना लिया बेटा, इसने द्विलक का निर्माण कर लिया। और द्विलक का निर्माण करने से क्या हुआ, द्विलक का निर्माण करने से ठोस और द्रव की तुलना में ये वाष्प, ठोस और द्रव के साथ साथ ये वाष्प अवस्था में भी क्या होते हैं बेटा, इसके अणु क्या होते हैं, संगुणित होते हैं। अब अणु संगुणित होते हैं तो आपको पता है बेटा, ये इतना अणुभार है और ये इतना अणुभार है और ये अणुभार क्या हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जो क्वथनांक होते हैं वो अणुभारों के क्या होते हैं बेटा, सीधे समानुपाती, मतलब जिसका जितना ज्यादा अणुभार होता है उसका क्वथनांक भी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो यही कारण है कि एल्कोहल, ये जो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनके क्वथनांक एल्कोहलों की तुलना में भी क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये द्विलकों का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। तो ये थी अपने पास इनकी क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट लेक्चर पे क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर पे अपन डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन। थैंक यू बेटा।